जय हिंद दोस्तों। आइए आप सभी का मेरे YouTube चैनल IAS क्लासेस अरुण सर में स्वागत है। दोस्तों, आज का सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज मैं लाया हूं कुछ मिक्सचर स्पेशल सवाल जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं दोस्तों, हौसले बुलंद हो तो फासले करीब है, हौसले बुलंद हो तो फासले करीब है, हो जिगर में दम अगर तो मंजिल क्या दूर है। तो चलिए, ये है आज का पहला सवाल। सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए 96.6 फ़ारेनहाइट, बी 98.6 फ़ारेनहाइट, सी 97.6 फ़ारेनहाइट, डी 98.7 फ़ारेनहाइट। आंसर है बी 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सवाल है, मानव शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? बढ़ते हैं हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है हाइपोथैलेमस। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ये है आपका हाइपोथैलेमस। देखिए, ये है आपका हाइपोथैलेमस। देखिए, है ना। ये देखिए ब्रेन, ब्रेन देख लीजिए, ये पूरा ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ब्रेन, और ब्रेन में जो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ये देखिए, ये है आपका हाइपोथैलेमस, जो कहाँ पर होता है, माथा में होता है। देखिए हाइपोथैलेमस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल है, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? ए लुसाका, बी लुआंडा, सी किसाका, किसासा, डी आकरा। चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है ए लुसाका। जी, आंसर है ए लुसाका। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। लुसाका किसकी राजधानी है? जाम्बिया की राजधानी है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैंगनी रंग का क्या सबसे कम होता है? जी हाँ दोस्तों, बैंगनी रंग का क्या सबसे कम होता है? ऑप्शन है ए विक्षेपण, बी प्रकीर्णन, सी तरंगदैर्घ्य, डी अपवर्तनांक। सवाल है, बैंगनी रंग का क्या सबसे कम होता है? ए विक्षेपण, बी प्रकीर्णन, सी तरंगदैर्घ्य, डी अपवर्तनांक। चलिए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी तरंगदैर्घ्य। जी हाँ दोस्तों, बैंगनी रंग का सिर्फ तरंगदैर्घ्य कम होता है। बैंगनी रंग जो होता है, बैंगनी रंग का सिर्फ तरंगदैर्घ्य कम होता है, बाकी जो भी पूछे सब ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य को छोड़कर सारा चीज ज्यादा होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बाकी सारा चीज कम होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आकाश का रंग किसके कारण नीला होता है? जी, आकाश का रंग किसके कारण नीला होता है? ऑप्शन है ए अपवर्तन के कारण, बी विक्षेपण, सी तरंगदैर्घ्य, डी प्रकीर्णन। दोस्तों सवाल है, आकाश का रंग किसके कारण नीला होता है? देखिए ये नीलापन जो है, देखिए ये नीला, ये जो नीला है, आकाश का रंग नीला जो है, ये किसके कारण होता है? सवाल यही है, आकाश का रंग जो नीला है ये किसके कारण होता है? ए अपवर्तनांक, बी विक्षेपण, सी तरंगदैर्घ्य, डी प्रकीर्णन। बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, जरा कोशिश करेंगे। बहुत सारे दोस्त दे भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। जी, बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है डी प्रकीर्णन के कारण। जी दोस्तों, आकाश का जो रंग नीला है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ए
आकाश का रंग जो नीला होता है यह परिकिरणन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जी दोस्तों, ये जो देख रहे हैं छिपकली, ये देखिए छिपकली, ठीक है, ये छिपकली जो है, सवाल है कि छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए सेरोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। सवाल है छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये जो छिपकली है इनका अध्ययन क्या कहलाता है। ए सेरोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है ए सेरोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। ये जो पोमोलॉजी देख रहे हैं ये फलों का अध्ययन होता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और ऑस्टियोलॉजी जो देख रहे हैं ये हड्डियों का अध्ययन होता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हल्दी क्या है। हल्दी क्या है? जड़, बी में है तना। हल्दी क्या है, जड़ है या तना है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है इसका बी तना। हल्दी जो है दोस्तों, हल्दी जो है एक तना है। हल्दी क्या है? तना है। देखिए हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन ये सब तना है। हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन। देखिए ये लहसुन हो गया, ये अदरक हो गया, ये हल्दी हो गया, ये प्याज हो गया, ये सब तना कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? तना कहलाता है। और देखिए मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया। मूली, गाजर, सलजम ये सब जड़ कहलाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। जिस दोस्तों सवाल है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए CO2 को, बी O को, सी N को, डी N2O को। सवाल है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए CO2, बी O, सी N, डी N2O। चलिए बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है डी N2O। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, यानी हंसाने वाली गैस कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है किस वर्ष मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सवाल है किस वर्ष मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ए 2019, बी 2021, सी 2020, डी 2014। आंसर है सी 2020। जी हाँ दोस्तों, 2020 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो दोस्तों इससे एक सवाल उत्पन्न होता है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो जी दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। ये है हमारे वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन है ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर, डी आशुसेन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी महावीर। दोस्तों जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थकर महावीर स्वामी जी हैं। यह है महावीर जी, यही है जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर। दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कुछ और देखिए, जो बात कर रहे थे अभी ऋषभदेव की, ये देखिए ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, आशुसेन। तो दोस्तों ऋषभदेव जो थे वे जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। सवाल अक्सर पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे।
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव ही थे। दोस्तों पार्श्वनाथ की चर्चा हुआ था अभी, देखिए ऑप्शन में था पार्श्वनाथ, ये देखिए बी नंबर ऑप्शन में था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ क्या है? देखिए पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन? पार्श्वनाथ। इनके बाद आए थे महावीर स्वामी जी। दोस्तों चर्चा हुआ था सी नंबर में, ये देखिए क्या बोलते महावीर, तो महावीर के बारे में तो बता ही दिए। देखिए डी नंबर में आश्वसन, तो ये आश्वसन कौन थे? तो डियर फ्रेंड्स आश्वसन जो थे ये पार्श्वनाथ के पिता थे। पार्श्वनाथ जो ही 23वें तीर्थकर थे उन्हीं के पिता थे। कौन? आश्वसन। और महावीर स्वामी जी ये 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? जी दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बिना ऑप्शन का आंसर देना है। सवाल है भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर, देखिए ऊंची पर्वत शिखर, ये देखिए सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जी। अगर आपको चित्र देखकर याद आया होगा तो जी बोलिए। ये है भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर। चलिए इसका नाम क्या है देखते हैं। यह है कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कंचनजंगा है जी। भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये है कंचनजंगा, ये है भारत की सबसे ऊंची पर्वत, यह है भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर। देखिए ये है, ये है भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा जी। यही है कंचनजंगा, यही है कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से लिया गया है? यहाँ दोस्तों सवाल है प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी कनाडा। सवाल है प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी कनाडा। चलिए बढ़ते हम लोग सवाल आंसर की तरफ। आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा देश का जो संविधान है यानी भारत का जो संविधान है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये अलग अलग देशों से अलग अलग प्रस्तावना को, अलग अलग नियम रूल रेगुलेशन को लिया गया है। इस कारण से बहुत बड़ा बन गया है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी जेनॉन, डी क्रिप्टॉन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? डेफिनेटली आप आंसर लगा दिए होंगे। सही आंसर है ये हाइड्रोजन। जी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला सवाल है उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेडोलॉजी, बी फार्मेकोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी पेलिनोलॉजी। फ्रेंड्स सवाल फिर से एक बार सुनिए। सवाल है उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए पेडोलॉजी, बी फार्मेकोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी पेलिनोलॉजी। चलिए सही आंसर है इसका सी हिस्टोलॉजी। दोस्तों उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन का आपको आंसर देना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये दर्पण दो, अवतल उत्तल, आप दे ही दिए होंगे जवाब, आपके मन में चल ही रहा है जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों सही इसका आंसर जो है आंसर है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमने सवाल किया है कि मोटर कार के हेडलाइट, देखिए ये मोटर, देखिए ये मोटर कार हो गया यानी कार हो गया, देखिए हेडलाइट, ये जो हेडलाइट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है हेडलाइट जी, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया। ये देखिए
इसमें ये जो हेडलाइट देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका क्या, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। यही है मोटर कार का क्या हेडलाइट, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, गाड़ी के साइड मिरर में और सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बाकी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमने कहा कि गाड़ी के साइड मिरर में, जी गाड़ी के साइड मिरर में और सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग। दो बात याद रखेंगे, साइड मिरर में और सोडियम परावर्तक लैंप में। देखिए, आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण और सोलर कुकर में अवतल दर्पण, ये तमाम सिर्फ आप याद रखेंगे, गाड़ी के साइड मिरर में और सोडियम परावर्तक में उत्तल दर्पण का प्रयोग, बाकी में अवतल दर्पण का प्रयोग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी है? जी हाँ दोस्तों, सवाल है भारत में वर्तमान में, जी हाँ दोस्तों, सवाल है वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी है? ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 12, डी 10। जी सवाल बहुत इजी है और आप आंसर देने के लिए तैयारी भी दे भी रहे हैं, मन मन सोच भी रहे हैं, मन में आ भी गया होगा कि क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है ए 8। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है। 8, भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा दल है। ये देख लीजिए, 8 जो दल है भारत में, राष्ट्रीय दल जो 8 है, वह है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्स पार्टी, पांचवा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, छठा है बहुजन समाजवादी पार्टी, सातवां है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी और आठवां है नेशनल पीपुल्स पार्टी। दोस्तों ये है भारत का राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। पहला क्या है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्स पार्टी, पांचवा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, छठा है बहुजन समाजवादी पार्टी, सातवां है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आठवां है नेशनल पीपुल्स पार्टी। दोस्तों ये है हमारे भारत के राष्ट्रीय दल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? जी आपको बताना है आंसर, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1964, बी 1984, सी 1980, डी 1925। सवाल है, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1964, बी 1984, सी 1980, डी 1925। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आंसर की तरफ। सही आंसर है इसका बी 1984। दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा का दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है अब तक। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? आंसर है NaHCO3। जी दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट जिसको धोवन सोडा बोलते हैं, उनका फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3। हमने कहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र होता है आपका NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल है मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं। ये देखिए गुणसूत्र, ये है गुणसूत्र जी, ये देखिए जोड़ा में पाया जाता है। तो ये कितने जोड़े हैं मानव शरीर में, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े हैं। देखिए यही इसके कितने जोड़े, कई जोड़े हैं मनुष्य के बॉडी में। ऑप्शन ए 46, बी 23, सी 78, डी 33। तो बढ़ते हैं हम लोग आंसर की तरफ। सही आंसर है इसका बी 23 जोड़े मानव शरीर में। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में गुणसूत्र 23 जोड़े पाए जाते हैं और संख्या में पूछेगा तो आप 46 मारेंगे। मानव शरीर में गुणसूत्र के सूत्र का जो जोड़ा होता है वो 23 जोड़ा होता है और संख्या में 46 होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य की तस्वीर देखिए। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये जो अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है। ये तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी केरल। सवाल है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। जी दोस्तों, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, ये जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी केरल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर है इसका बी मध्य प्रदेश। दोस्तों पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में जिस तरह बीमारी होता है तो नींबू में भी बीमारी होता है। तो नींबू में एक बीमारी पाया जाता है, उस बीमारी का नाम है डाइबैक। तो सवाल क्या है कि नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी से पाया जाता है या होता है। तो ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी तांबा, सी दस्ता, डी पोटेशियम। किसकी कमी से डाइबैक रोग होता है। चलिए बढ़ते हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है बी तांबा की कमी से। दोस्तों तांबा की कमी से, देखिए तांबा की कमी से नींबू में डाइबैक रोग होता है। तांबा की कमी से नींबू में डाइबैक रोग होता है। अगला सवाल है दोस्तों बुद्ध का महापरिनिर्वाण जी BC में कुशीनगर में हुआ था। जी महापरिनिर्वाण किसका, बुद्ध का। यह है बुद्ध जी, इनका महापरिनिर्वाण जी कुशीनगर में BC में हुआ था। तो कितना BC मतलब इसमें पूर्व में हुआ था। ऑप्शन है ए 583, बी 483, सी 682, डी 484। चलिए बढ़ते हम लोग सही आंसर की तरफ। सही आंसर है बी 483। डियर फ्रेंड्स, बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध से रिलेटेड कुछ और भी बात को जानते हैं। जैसे है क्या, देखिए बुद्ध की गृह त्याग की घटना। बुद्ध ने जो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, घर महल सबको छोड़कर जो चले गए ज्ञान की तलाश में, तो उस घटना को क्या कहा गया, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। प्रथम जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश देने की जो घटना था, उस घटना को धर्म चक्र प्रावर्तन कहा गया। जी प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रावर्तन कहा गया। और पहला जो उपदेश दिया था यह सारनाथ के ऋषिपट्टनम में दिया था। जी क्या बोलते, बुद्ध जो है पहला उपदेश जो दिया था यह सारनाथ में दिया था, सारनाथ के ऋषिपट्टनम में दिया था, ऋषिपट्टनम में दिया था। दोस्तों मृत्यु की घटना को महानिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु की जो घटना है बुद्ध का, इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ये देखिए बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है, ये देखिए मृत्यु डेथ बॉडी है और इनको क्या कहा गया, इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। सवाल यहाँ पर वही था कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितना BC में कुशीनगर में हुआ था। तो आप बताएं 483 BC में हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारतीय संविधान संशोधन भाग 20 के कितने अनुच्छेद में
किया गया है? दोस्तों सवाल है भारतीय संविधान संशोधन। भारत में जो संविधान है इसमें जो संशोधन होता है, ये जो संशोधन जो है भाग 20 में है। तो भाग 20 के कितने अनुच्छेद पूछा है कि संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है, संविधान संशोधन की बात कहा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 352। तो दोस्तों सही आंसर है आंसर सी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है भाग 20 में आता है और इसी में भारतीय संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रामायण किसके द्वारा लिखी गई? कि हाँ दोस्तों, रामायण किसके द्वारा लिखी गई? इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बिना ऑप्शन का आंसर देना है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? चलिए जानते हैं हम लोग सही आंसर को। सही आंसर है इसका वाल्मीकि जी। रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ये देखिए रामायण और लिखे हैं कौन? वाल्मीकि जी लिखे हैं। वाल्मीकि जी द्वारा रामायण को लिखा गया है। रामायण हमारे क्या सनातन धर्म का दूसरा बड़ा महाकाव्य है। दो महाकाव्य है, एक हो गया महाभारत, दूसरा हो गया रामायण। तो रामायण के जो रचनाकार है वो है वाल्मीकि जी और महाभारत की जो रचनाकार है वो है वेदव्यास जी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, यह किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कई बार सवाल पूछा गया है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत का नाम क्या है? अरावली। तो यह अरावली जो है यह किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी यूपी, डी राजस्थान। तो सही आंसर है, देखिए ये है आपका अरावली का पर्वत। देखिए ये जो देख रहे हैं ये अरावली पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है ये। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। देखिए ये सबसे प्राचीन पर्वत है, अरावली है। ये देखिए अरावली का पर्वत ही है जी। तो ये सबसे प्राचीन पर्वत है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है डी राजस्थान। अरावली जो सबसे प्राचीन पर्वत है यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? यह राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।